हमारे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये हिस्ट्री का है, वही चैप्टर है कृषि समाज और मुगल साम्राज्य 16वीं व 17वीं शताब्दी कृषि और जमींदार के रूप में। पेज नंबर है 224 और 225 पे है। ठीक है भाई, तो ये कराएंगे। इसमें क्वेश्चन है, ये देखो भाई कि 16वीं और 17वीं सदी में जंगलवासियों की ज़िंदगी किस तरह बदल गई। 16वीं और 17वीं सदी में कैसे बदल गई। 16वीं व 17वीं सदी में कृषि व्यवस्था पर आधारित समाज के अतिरिक्त भी भारत का ग्रामीण समाज था। इस पे कृषि व्यवस्था पर आधारित समाज के अतिरिक्त भी समाज के अलग से भी भारत का ग्रामीण समाज था। यह समाज बड़े जंगल क्षेत्र, झाड़ियों, खरबंदी का क्षेत्र, पहाड़ी कबीलाई क्षेत्र इत्यादि था, मतलब इनमें रहते थे वे। यह समाज मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा व बंगाल का कुछ क्षेत्र, मध्य भारत, हिमालय का तराई क्षेत्र तथा दक्षिण के पठार के तटीय क्षेत्रों में फैला था। जंगल के लोगों का जीवन कृषि व्यवस्था से भिन्न था, कृषि व्यवस्था से अलग था। ठीक है भाई। अभी कह रहा है कि इस काल में भारत का विशाल भू क्षेत्र जंगलों से सटा था, यानी कि ज़्यादा जंगल थे भारत की भूमि पर, तथा यहाँ के लोग आदिवासी थे जो कबीलों की ज़िंदगी जीते थे। किसकी ज़िंदगी जीते थे? कबीलों की। ठीक है भाई। वे जंगल में प्राकृतिक जीवन शैली के अनुरूप रह रहे थे। जंगलों के उत्पादों, शिकार व स्थानांतरित कृषि के सहारे वह लोग अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, मतलब शिकार करते थे जंगलों से। ठीक है। और स्थानांतर व कृषि यहाँ कर ली, फिर वहाँ कर ली, फिर वहाँ कर ली, ऐसे कर ली, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि कर। उनके कार्य मौसम जलवायु के अनुकूल होते थे। कैसे होता था? मौसम के अनुकूल होते थे। मुगल काल में जंगल की व्यवस्था व जीवन शैली में तेजी से बदलाव आया। किस काल में? मुगल काल में। विभिन्न तरह के व्यापारी, सरकारी अधिकारी एवं स्वशासक भी विभिन्न अवसरों पर जंगलों में जाया करते थे। इस तरह अब जंगल का जीवन पहले की तरह स्वतंत्र व शांत नहीं रहा, बल्कि समाज के आर्थिक व सामाजिक परिवर्तनों से प्रभावित होने लगा। इन परिवर्तनों के लिए बहुत से कारण जिम्मेदार थे। इनमें से कुछ मुख्य का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है। नंबर 1, हाथियों की प्राप्ति। मुगल काल की सेना में हाथियों का बहुत महत्व था। ये हाथी जंगलों में मिलते थे। राज्य इन्हें प्राप्त करने के लिए जंगली क्षेत्र पर नियंत्रण रखता था। ठीक है भाई। राज्य इन्हें मुगल काल में राज्य जंगलवासियों से यह उम्मीद करता था कि वह भेंट अर्थात पेशकश के रूप में हाथी दे। यानी कि राज्य जो देश का शासक था वो क्या चाहता था, वह कुछ हाथी दे। हाथियों की प्राप्ति। अब देखो, हाथियों की प्राप्ति होगी। अच्छा, अब देखो शिकार यात्रा। मुगल शासक अपना सारा समय दरबार व महल में नहीं गुजारते थे, बल्कि वे अपने अधिकारियों व मनसबदारों के साथ शिकार के लिए भी जाया करते थे। यह शिकार मात्र मनोरंजन या भोजन विशेष के लिए नहीं होता था, बल्कि इससे कुछ अधिक इसके सरोकार थे। शासक इस माध्यम से अपने पूरे साम्राज्य की वास्तविकता को जानना चाहता था। वह वहाँ लोगों की शिकायतें सुनता था तथा न्याय भी करता था। शासक की इस तरह की गतिविधियों ने राज्य व जंगलवासियों के बीच की दूरियां में कमी की है। इसमें कमी कर दी है भाई। अब देखो, वाणिज्य कृषि बिजनेस के लिए। वाणिज्य खेती व व्यापार के कारण जंगलवासियों की जीवन व्यापार जंगल में उत्पादित होने वाले पदार्थ, विशेषकर कौन से? शहद, मोम व लाख भारत में काफ़ी मात्रा में निर्यात होती है। क्या? वाणिज्य कृषि है कि। ठीक है भाई दे दिए और पैसे ले। इन पदार्थों की पूर्ति जंगल से होती थी।
भारतीय लाख की यूरोप में मांग बढ़ती जा रही थी। लाख जो रहता था, इसको जंगलवासी बड़ी कुशलता से तैयार करते थे। इस तरह धीरे धीरे जंगलवासियों का एक वर्ग इन चीज़ों को उपलब्ध कराने वाला हो गया। इस समय जंगल में मुख्य व्यापार वस्तुओं के माध्यम से होता था, परंतु धीरे धीरे धातु मुद्रा भी वहाँ घुसपैठ कर रही थी। चौथा है व्यापारिक गतिविधियाँ। कुछ छोटे कबीले दो बस्तियों के बीच रहते थे। इन्होंने इन बस्तियों को जोड़ने के लिए व्यापारिक कार्य करने शुरू कर दिए। इस काल में कुछ कबीले गांव व शहर के बीच व्यापार की कड़ी का काम कर रहे थे। इनके ऊपर गांव व शहर दोनों की जीवन शैली का प्रभाव पड़ रहा था। पांचवा है मुखिया का जमींदार के रूप में उदय। जंगल की सामाजिक संरचना कबीलों के कुछ सरदार या मुखिया जंगल के सरदार या जमींदार बन गए। उन्हें अपने जंगल की रक्षा के लिए सेना की आवश्यकता महसूस होने लगी। किसकी होने लगी? सेना की। दूसरी ओर शासक व अधिकारी के संपर्क में रहने के कारण वह इस तरह की जीवन शैली अपनाने लगा। कुछ कबीलों के मुखिया तो सरकारी क्षेत्र में आ गए। उन्होंने अपने करीबी लोगों एवं कबीलों के अन्य लोगों को भी सरकारी सेवा में लेने की स्थितियां बना दी। इतना स्पष्ट है कि इस सामाजिक बदलाव में जंगलवासी कबीलों की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अब है मुगल भारत में जब मुगलों का राज था, कब से चालू हो गया? वह 1526 से। मुगल भारत में जमींदारों की भूमिका जांच कीजिए। देखो भाई, मुगल काल में जमींदार महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह बहुत बड़े भू क्षेत्र का मालिक था। यह सारा भू क्षेत्र उसके निजी प्रयोग के लिए था। अपने इस अधिकार के कारण वह गांव व क्षेत्र में सामाजिक तौर पर भी ऊंची पहचान रखता था। इस ऊंची पहचान का कारण उसकी जाति भी थी। क्या थी? उसकी जाति भी थी। इस तरह वह व्यक्ति सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से बहुत ऊंची पहचान रखता था। क्या रखता था? ऊंची पहचान, जान पहचान। ठीक है भाई। अब देखो भाई, उसकी यह स्थिति पैतृक थी तथा राज्य उसकी इस स्थिति के सामान्य तौर पर बदलाव नहीं कर सकता था। इसलिए राज्य उससे विभिन्न प्रकार की सेवाएं खिदमत लेता था, जिनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजस्व की वसूली। राज्य की सेवाओं के बदले उसकी राजनीतिक हैसियत भी ऊंची होती थी। इन स्थितियों के चलते हुए उसके लिए कार्य करने वाले कृषक, दिहाड़ीदार, मजदूर, खेतिहर वर्ग और गांव के अन्य लोग लगभग उसके पराधीन होते थे। इसलिए उसे स्थानीय स्तर पर कोई चुनौती नहीं मिलती थी। नंबर 1, प्रारंभिक जमींदार। ये जमींदार वो जमींदार होते थे जो अपनी ज़मीन का राजस्व स्वयं कोष में जमा करते थे। एक गांव में प्राय ऐसे 4 या 5 हुआ करते थे। कितने होते थे? 4 या 5। दूसरा है मध्यस्थ जमींदार। ये जमींदार वो थे जो अपने आसपास के क्षेत्रों के जमींदारों से कर वसूलते थे। क्या करते थे? टैक्स वसूलते थे भाई, तथा उसमें से कमीशन के रूप में एक हिस्सा अपने पास रखकर कोष में जमा करते थे। मतलब अपने पास रखकर कुछ कर जमा करते थे। ऐसे जमींदार या तो एक गांव में या फिर 2 या 3 गांवों का एक होता था। ठीक है भाई। अब स्वायत्त मुखिया कौन है? ये जमींदार बहुत बड़े क्षेत्र के मालिक होते थे। कई बार इनके पास 200 या इससे अधिक गांव भी होते थे। इनकी पहचान स्थानीय राजा की तरह होती थी। सरकारी तंत्र भी उसके प्रभाव में होता था। इनके क्षेत्र में कर एकत्रित करने से सरकार के अधिकारी भी सहयोग देते थे। ये बहुत साधन संपन्न थे।
जमींदारों के अधिकार व कर्तव्य की दृष्टि से इनकी सामाजिक तौर पर कोई चुनौती नहीं थी। जमींदार वर्ग के बारे में बताया गया है कि इससे ऊपर व अधीन वर्ग दोनों को इसकी ज़रूरत थी। ऐसे में अपनी ज़मीन की खरीद बेच गिरवी रखने का अधिकार इनके पास था। विभिन्न तरह के प्रशासनिक पदों पर इन्हें नियुक्त किया जाता था। अपने क्षेत्र में विशेष पोशाक, घोड़ा, वाद्य यंत्र बजाने का अधिकार इनके पास था। भूराज से इन्हें एक निश्चित मात्रा में कमीशन मिलता था। क्या मिलता था? कमीशन मिलता था। जमींदार के कर्तव्य के बारे में कहा जा सकता है कि अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेदारी इनकी थी। इनके क्षेत्र में शासक व शाही परिवार का कोई सदस्य गुजरता था तो उन्हें वहां उपस्थित होना पड़ता था। राज्य के प्रति स्वामी भक्त इनका सबसे बड़ा कर्तव्य था। कुछ जमींदार अपनी पहचान बनाने के लिए सामाजिक पंचायतों में भाग लेते थे तथा विभिन्न तरह के झगड़ों को निपटाने के फैसला किया करते थे। कुछ जमींदार अपने क्षेत्र में धर्मशालाएं बनवाना व कुएं खुदवाना भी जरूरी समझते थे। क्या करते थे? कुआं खुदवा दिया और धर्मशालाएं बनवा दी। ठीक है भाई, और आगे कल कराएंगे।